हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर का सोशोलॉजी का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा फर्स्ट यूनिट है डेविएंस, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम। ये SOC 203 का है, यूनिट फर्स्ट। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है डेविएंस, विचलन। विचलन किसे कहते हैं? तो विचलन समाज में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ व्यवहार प्रतिमानों का निर्धारण किया जाता है। विचलन का डिफिनीशन हम देख लेते हैं। समाज में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ व्यवहार प्रतिमानों का निर्धारण किया जाता है। जब कोई व्यक्ति अथवा समूह इस समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार प्रतिमानों के अनुरूप आचरण नहीं करता तो सामाजिक विचलन की श्रेणी में रखा जाता है। ये इसका डिफिनीशन है, इसे हम समझ लेते हैं। समाज में जो नियम बनाए जाते हैं लोगों के सर्वाइव करने के लिए, जब लोगों द्वारा उस व्यवस्था का, उस नियम का पालन नहीं किया जाता है, उसके इतर जाकर कुछ कार्य किया जाता है, तो उसे ही विचलन कहा जाता है, डेविएंस कहा जाता है। विचलन की बात फ्रेंड्स, ये आपके मिड टर्म और एंड टर्म दोनों में ही हेल्पफुल होगा वीडियो। इसमें वन लाइनर भी जो भी हो सकते हैं इसमें क्वेश्चन, वो भी मैंने ऐड किए हैं, साथ ही सब्जेक्टिव टाइप भी है। तो विचलन की बात सर्वप्रथम रॉबर्ट मर्टन द्वारा की गई थी। विचलन की बात सर्वप्रथम रॉबर्ट मर्टन द्वारा 1938 में की गई थी अपनी बुक सोशल स्ट्रक्चर में। विचलन की बात, डेविएंस की बात विश्व में सर्वप्रथम रॉबर्ट मर्टन ने 1938 में की थी। उनकी पुस्तक का नाम है सोशल स्ट्रक्चर। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर में उन्होंने सर्वप्रथम विचलन की बात की थी। विचलन का तात्पर्य समाज की मानकों एवं नियमों के अनुरूप आचरण न करना होता है। अगर एक लाइन में हमें विचलन का डिफिनीशन देना हो, डेविएंस का डिफिनीशन देना हो, तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि विचलन का तात्पर्य समाज की मानकों या नियमों के अनुरूप आचरण न करना होता है। जब लोग समाज के नियमों के अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो उसे विचलन कहा जाता है। जैसे समाज में क्राइम फैलता है तो क्राइम समाज के नियमों के अनुरूप नहीं होता है, इसी को विचलन कहा जाता है। नेक्स्ट है समाज की रुग्ण अवस्था के लिए कार्ल मार्क्स द्वारा अलगाव का सिद्धांत दिया गया था। दुर्खिम द्वारा नियमहीनता की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी तथा मर्टन द्वारा विचलन की अवधारणा दी गई है। जिस प्रकार समाज की रुग्ण अवस्था के लिए कार्ल मार्क्स ने अलगाव का सिद्धांत दिया था, उन्होंने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, हमारे लिए कोई नहीं है, और दुर्खिम द्वारा नियमहीनता की अवधारणा दी गई थी, उसी प्रकार रॉबर्ट मर्टन द्वारा विचलन की अवधारणा दी गई है। विचलन की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। बेकर के अनुसार समाज द्वारा स्वीकृत नियमों का किसी व्यक्ति या समूह द्वारा उल्लंघन ही विचलन है। तो एक विचारक हैं, समाजशास्त्र के बहुत ही प्रसिद्ध विचारक हैं बेकर। उन्होंने विचलन को परिभाषित करते हुए कहा है कि समाज द्वारा स्वीकृत नियमों का किसी व्यक्ति या समूह द्वारा उल्लंघन ही विचलन है। जो समाज में नियम है उसका जब किसी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है तो उसी ही विचलन कहा है बेकर महोदय ने। नेक्स्ट हमारे राइटर हैं फेडरिको के अनुसार समाजशास्त्री इस शब्द का प्रयोग किसी भी उस व्यवहार के लिए करते हैं जो समाज की प्रत्याशाओं का उल्लंघन करता है। तो फेडरिको महोदय ने कहा है कि समाजशास्त्रियों द्वारा विचलन शब्द का प्रयोग उस व्यवहार के लिए किया गया है, उस व्यवहार के लिए किया गया जो समाज की प्रत्याशाओं का उल्लंघन करते हैं, अर्थात जो समाज जो नियम बनाता है उसका उल्लंघन करते हैं जो लोग, उसे ही फेडरिक महोदय ने विचलन कहा है। नेक्स्ट हम विचलन की विशेषताएं। विचलन की डिफिनीशन तो हम लोगों ने समझ ली। एक लाइन में विचलन की डिफिनीशन कहें तो विचलन का तात्पर्य समाज के नियमों का उल्लंघन करना है या उसके अनुरूप आचरण न करना है। अब हम विचलन की विशेषताएं देख लेते हैं। मिड टर्म एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, विचलन किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं बता दीजिए। तो विचलन की विशेषताओं में पहला विशेषता है सामाजिक विचलन, समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों का उल्लंघन है। विचलन जो समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार है, नियम है, उसके अलग से जाके जो कार्य किया जाता है उसे ही समाजशास्त्रियों द्वारा विचलन स्वीकारा गया है। इसका नेक्स्ट विशेषता है सामाजिक विचलन स्थान सापेक्ष होता है, अर्थात सामाजिक स्थान, अलग अलग स्थानों पर विचलन की डिफिनीशंस अलग अलग हो जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के दौरान हम लोग समझ सकते हैं, एग्जाम्पल लेकर, तो इसमें एग्जाम्पल है हत्या करना अपराध है, लेकिन युद्ध के दौरान आत्मरक्षा के लिए की गई हत्या अपराध नहीं होती है। जिस करंट टाइम में हम लोग इसे देख सकते हैं, जैसे अगर हमारे समाज में इस टाइम
आप जहाँ हैं वहाँ पर अगर कोई क्राइम होता है, कोई किसी की हत्या कर देता है, तो वो विचलन कहा जाएगा, क्योंकि वो समाज के नियम के विरुद्ध है हत्या करना। लेकिन यही जब हम लोग रशिया यूक्रेन वॉर के संबंध में देखते हैं, तो वहाँ पे अगर विपक्षी सैनिक का अगर हत्या करते हैं, अगर रशिया वाले सैनिक यूक्रेन के सैनिकों की हत्या करते हैं, तो वो हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा, वो देशभक्ति की श्रेणी में आ जाएगा। वो अपने देश की रक्षा के लिए हत्या कर रहे हैं। तो वही बात है कि सामाजिक विचलन स्थान सापेक्ष होता है, क्योंकि सरकार, और इसमें ये भी हम लोग ऐड कर सकते हैं कि सरकार द्वारा इसकी अनुमति प्रदान की गई है। वार में सरकार अनुमति प्रदान करता है कि आप अपने विरोधी सैनिकों की हत्या करें, अपने देश की रक्षा करें, जबकि समाज में सरकार द्वारा ये अनुमति नहीं दी गई है कि आप किसी की भी हत्या कर दें। तो इसका ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विशेषता है कि सामाजिक विचलन स्थान सापेक्ष होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और साथ ही सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट है हमारा विशेषता, किसी भी व्यवहार को सामाजिक आदर्शों के आधार पर परिभाषित किया जाता है, अन्यथा कोई भी व्यवहार अपने में विचलन नहीं होता है। तो इसको हम समझ लेते हैं। व्यवहार को समाज अपने आदर्शों के आधार पर परिभाषित करता है। कोई भी व्यवहार को हम विचलन नहीं कह सकते हैं। जो समाज हमारे लिए नियम बनाया, अगर हम उसके विरुद्ध जाकर कोई कार्य करते हैं तो वही विचलन की श्रेणी में आता है, अन्यथा अन्य कोई भी विचलन की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट, जैसे सिपाहियों द्वारा दंगाइयों का वध हत्या की श्रेणी में नहीं आता है। जब समाज में या किसी स्थान पर दंगा फैलाते हैं, तो पुलिस को या सिपाहियों को ये आदेश दिया जाता है कि वो इसे शांत करें। उस समय जब सिपाही किसी दंगाई की हत्या करते हैं तो वह हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन जब आम लोग वही काम करते हैं तो वह हत्या की श्रेणी में आता है। इस तरह का कार्य और व्यवहार हत्या में विचलन की श्रेणी में आता है। जब आम लोग वही कार्य करेंगे तो हत्या की श्रेणी में आएगा, लेकिन जब कुछ अवैध घटना घट रही हो या दंगा फैला हो, दंगाइयों की हत्या सिपाही करेंगे तो वो हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा। नेक्स्ट है, कोई भी व्यवहार विचलन है अथवा नहीं, इसका निर्धारण व्यवहार करने वाले व्यक्तियों की सामाजिक परिस्थिति पर भी निर्भर करता है। इसे हम समझ लेते हैं। कोई भी व्यवहार विचलन है या नहीं, इसका निर्धारण होता है इसका कुछ हद तक निर्धारण व्यक्तियों की परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति पर भी निर्भर करता है। सामाजिक परिस्थिति का अर्थ होता है कि समाज में कई लोग उच्च वर्ग में होते हैं या धनी वर्ग में आते हैं, तो परिस्थिति का निर्धारण होता है, जैसे गरीब वर्ग, धनी वर्ग, संपन्न वर्ग। तो ये परिस्थिति है, सामाजिक परिस्थिति है, जो समाज के लोगों द्वारा ही बनाया गया है। तो इसका एग्जाम्पल द्वारा हम समझते हैं, यदि अमीर व्यक्ति भोजन से पूर्व मदिरा का सेवन करता है तो इसे एक परंपरा या अमीरों का शौक माना जाता है। जब कोई अमीर व्यक्ति भोजन से पूर्व मदिरा या अल्कोहल का सेवन करता है तो इसे परंपरा कहा जाता है या अमीरों का शौक कह के टाल दिया जाता है। लेकिन जब वही कार्य किसी गरीब द्वारा किया जाता है तो यह उसके व्यवहार दोष माना जाता है और शराबी कहकर उसे प्रताड़ित किया जाता है। अर्थात विचलन का निर्धारण आंशिक रूप से परिस्थिति या सामाजिक शक्ति पर भी निर्भर करता है। तो इससे हम अच्छे से समझ लेंगे कि विचलन कुछ हद तक, संपूर्ण नहीं पर कुछ हद तक, लोगों की सामाजिक परिस्थिति पर भी निर्भर करता है। तो सामाजिक विचलन के कारण, सामाजिक विचलन की ये सभी विशेषताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फास्ट में इसको रिवीजन कर देती हूँ। सामाजिक विचलन समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों का उल्लंघन है। समाज जो नियम बनाता है उसका उल्लंघन करेंगे तो वो सामाजिक विचलन की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट विशेषता है हमारी, सामाजिक विचलन स्थान सापेक्ष होता है, अर्थात अलग अलग स्थानों पर सामाजिक विचलन की अलग अलग डिफिनीशंस या अलग अलग मानक हो सकते हैं उसको रखने के। नेक्स्ट है, किसी भी व्यवहार को सामाजिक आदर्शों के आधार पर परिभाषित किया जाता है, अन्यथा कोई भी व्यवहार अपने में विचलन नहीं होता है। विचलन वही होगा जो समाज नियम बनाएगा, उसके उल्लंघन हम कार्य करेंगे तो वो विचलन की श्रेणी में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारी विशेषता था कि कोई भी व्यवहार विचलन है अथवा नहीं, इसका निर्धारण व्यवहार करने वाले व्यक्तियों की सामाजिक परिस्थिति पर भी निर्भर करता है। अर्थात जो व्यक्ति अमीर है उनके अगर कोई दुर्गुण होगा तो उसे अमीरों का शौक कह के टाल दिया जाएगा, परंतु अगर वही व्यवहार कोई गरीब करता है या निचले तबके के लोग करते हैं तो उसे प्रताड़ित किया जाता है। लोग अलग अलग से बात कह के उसे ताना मारते हैं। अब सामाजिक विचलन के कारण हमें देखना है, तो सामाजिक विचलन के बहुत सारे कारक हैं। मनोवैज्ञानिक कारक हैं, समाज शास्त्रीय कारक हैं, जैविकीय कारक हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही दो हैं, मनोवैज्ञानिक कारक और समाजशास्त्रीय कारक। वर्तमान समय में जैविकीय कारक
जैविकीय कारक नहीं के समान है, क्योंकि किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता है कि वो क्राइम करेगा या नहीं करेगा, वो अच्छा है या बुरा है। लोगों की मेंटेलिटी को हम चेहरे देखकर नहीं समझ सकते हैं, इसीलिए जैविकीय कारक इस टाइम उतना इफेक्टिव नहीं है, पर ये है तो हम इसे पढ़ लेंगे। तो सामाजिक विचलन के कारण, तो सामाजिक विचलन का पहला कारण है हमारा मनोवैज्ञानिक कारण। इसमें विचलन के लिए व्यक्ति की मनोस्थिति को उत्तरदायी माना जाता है। सामाजिक विचलन डेवेंस की मनोवैज्ञानिक कारण के अंतर्गत विचलन के लिए व्यक्ति की मनोस्थिति अर्थात उसके दिमाग में जो पागलपन होगा उसे उत्तरदायी माना जाता है, मनोस्थिति को उत्तरदायी माना जाता है। जैसे किसी का दिमाग बहुत स्ट्रांग होता है, कोई इमोशनल होता है, जल्दी इमोशनल हो जाता है, तो वही मनोस्थिति को उत्तरदायी माना जाता है। इसमें हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। बच्चों में बचपन में माता पिता द्वारा अपेक्षित बच्चे संतुलित व्यवहार नहीं कर पाते हैं। बचपन में जिन बच्चों के माता पिता उन पर ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें हर बात के लिए उपेक्षित करते हैं, तो वे बच्चे कहीं ना कहीं उनके दिमाग स्टेबल नहीं रहता है, वो संतुलित व्यवहार नहीं कर पाते हैं। और सेकंड हमारा, तो इसे ही जो मनोवैज्ञानिक कारण के अंतर्गत रखा गया है कि ये संतुलित व्यवहार नहीं कर पाते हैं, उनका दिमाग कुछ कमज़ोर हो जाता है, संतुलित नहीं रहता है। नेक्स्ट हमारा है समाजशास्त्रीय कारण। समाजशास्त्रीय कारण सेकंड हमारा, इसमें हम देखते हैं यदि व्यक्ति सही साधनों का उपयोग कर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है तो वह समाज के नियमों का अनुपालन कर रहा होता है, अन्य परिस्थितियों में नियमहीनता की स्थिति होती है। तो समाजशास्त्रीय कारण के अंतर्गत यही कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति सही साधन का उपयोग कर अपनी लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट है तो वो मेहनत करके कोई पोस्ट हासिल करता है या समाज में ऊंचा स्थिति प्राप्त करता है, तो वह समाज के नियम का अनुपालन कर रहा है, क्योंकि वो अपनी कड़ी मेहनत के द्वारा उस स्थान पर पहुंचा है। लेकिन अगर सक्सेस के लिए कोई गलत मार्ग, शॉर्टकट अपनाता है या गलत मार्ग करता है, तो वो नियमहीनता की स्थिति में आ जाता है। यही समाजशास्त्रीय कारण है। नेक्स्ट है जैविकीय कारण। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर हम देख लेते हैं। जो व्यक्ति निम्न शारीरिक लक्षणों से संबंधित होते हैं, जैसे सभी अपराधियों के गालों की हड्डियां उभरी होती है और जबड़े चौड़े होते हैं। तो वर्तमान समय में हम किसी के चेहरों को देखकर हम नहीं बता सकते कि ये व्यक्ति कैसा है, इसका दिमाग कैसा है या कुछ भी, तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए यही दो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मनोवैज्ञानिक कारण और समाजशास्त्रीय कारण। तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। मनोवैज्ञानिक कारण के अंतर्गत विचलन के लिए व्यक्ति की मनोस्थिति उत्तरदायी होती है, और समाजशास्त्रीय कारण में जो व्यक्ति समाज द्वारा नियम जो बनाए गए हैं सही रास्ते के द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है, तो उसे ही समाजशास्त्रीय कारण कहेंगे। सही रास्ते पे अपना सही साधनों का प्रयोग करके लक्ष्य प्राप्त कर रहा है, मेहनत करके कोई पद हासिल कर रहा है। तो दो कारण। नेक्स्ट है हमारा अपराध, क्राइम। हमारे यूनिट में भी था। डेविएंस हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग, इसके विचलन किसे कहते हैं, विचलन के कारण, विशेषताएं, ये सभी हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम। क्राइम, अपराध किसे कहते हैं? अपराध को सामाजिक विघटन का महत्वपूर्ण स्वरूप माना जाता है। अपराध को सामाजिक विचलन का महत्वपूर्ण स्वरूप माना जाता है। प्रत्येक समाज में अपराध एवं अपराधी पाए जाते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी समाज में अपराध है ही नहीं और उसमें अपराधी भी नहीं है। सभी समाजों में कहीं ना कहीं अपराध है और अपराधी भी रहते हैं। तो अपराध की ये डिफिनीशन है कि अपराध को सामाजिक विघटन का महत्वपूर्ण स्वरूप माना जाता है। प्रत्येक समाज में अपराध और अपराधी पाए जाते हैं। क्राइम, तो अपराध की परिभाषाएं देख लेते हैं। टॉफ्ट के अनुसार, टॉफ्ट समाजशास्त्र के एक समाजशास्त्री हैं, महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं। तो उन्होंने अपराध को परिभाषित किया है। वैधानिक रूप से अपराध एक ऐसी क्रिया है जो कानून के अनुसार दंडनीय है। तो टॉफ्ट महोदय ने अपराध को परिभाषित करते हुए कहा है कि वैधानिक रूप से अपराध एक ऐसी क्रिया है, वैधानिक
वैधानिक रूप से अपराध एक ऐसी क्रिया है जो कानून के अनुसार दंडनीय है। अपराध एक ऐसी क्रिया है जो कानून के अनुसार दंडनीय है। इसे अगर हम लोग नॉर्मली समझे तो जैसे हम रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर हम लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो वो भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो वही टॉफ्ट महोदय ने कहा है कि वैधानिक रूप से अपराध एक ऐसी क्रिया है जो कानून के अनुसार दंडनीय है, जो कानून के नियमों के अनुसार कार्य नहीं करेगा। अगर हम लोग रोड पे चलें तो ट्रैफिक रूल का पालन नहीं कर रहे हैं तो वो अपराध है। हम लोग समाज में रहते हैं तो समाज में भी कुछ नियम होते हैं, अगर हम लोग वो नहीं पालन करते हैं तो वो भी एक अपराध की ही श्रेणी में आता है। और दूसरे हमारे समाजशास्त्री हैं गिलिन और गिलिन, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं। तो इनके डेफिनेशन आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि उन्होंने अपराध के विषय में अपने क्या डेफिनेशन दी, अपनी क्या राय दी है। तो गिलिन और गिलिन के अनुसार कानून के दृष्टिकोण से अपराध किसी देश के कानून के विरुद्ध कार्यवाही है। तो गिलिन और गिलिन ने कहा है कि किसी देश के कानून के विरुद्ध कार्यवाही है, उसे ही अपराध कहा जाएगा। तो अपराधियों का वर्गीकरण भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने अपने अनुसार किया है। तो इसमें इटालियन समाजशास्त्री जिन्हें अपराध शास्त्र का जनक माना जाता है, उनका नाम है लोम्ब्रोसो। अपराध शास्त्र के तो फ्रेंड्स ये आपके वन लाइनर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर ही आपके एग्जाम में आएगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इसे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। तो अपराधियों का वर्गीकरण इटालियन समाजशास्त्री जिन्हें अपराध शास्त्र का जनक कहा जाता है, लोम्ब्रोसो वो है, इटली के हैं। इन्होंने कहा है कि अपराधी जन्मजात नहीं होते, इन्हें बनाया जाता है। कोई भी जन्म से ही अपराधी नहीं होता है, परिस्थितियाँ या कुछ मेंटालिटी मनोवैज्ञानिक कारण परिस्थितियाँ लोगों को अपराधी बना देती हैं। तो लोम्ब्रोसो अपराध शास्त्र के जनक लोम्ब्रोसो ने अपराधियों का वर्गीकरण निम्नलिखित भागों में किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपराधी के वर्गीकरण में पहला कहा है जन्मजात अपराधी, बॉर्न क्रिमिनल, जो व्यक्ति जन्म से ही अपराधी हो। नेक्स्ट है पागल अपराधी। तो पागल अपराधी जो जैसे साइको हो गए, पागल अपराधी के अंतर्गत उन्हें बस अपराध करना वो उनकी फितूर में है, उन्हें अच्छा लगता है, तो उन्हें पागल अपराधी या साइको हम कहते हैं नॉर्मली। नेक्स्ट है आवेग युक्त अपराधी। कई बार आवेग में आकर हम कुछ गलत कर देते हैं तो वे आवेग युक्त अपराधी के श्रेणी में आएगा। और नेक्स्ट है आकस्मिक अपराधी। आकस्मिक अपराधी जो कई बार परिस्थितियां हमें अपराध करने के लिए मजबूर कर देती हैं, परिस्थिति ही कुछ ऐसी बन जाती है कि हमें अपराध करना पड़ता है, तो वे आकस्मिक अपराधी के अंतर्गत आता है। तो लोम्ब्रोसो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि अपराध जन्मजात नहीं होते, उन्हें बनाया जाता है। और इनका वर्गीकरण 4 भागों में बांटा है, जन्मजात अपराधी, पागल अपराधी, आवेग युक्त अपराधी और आकस्मिक अपराधी। नेक्स्ट हमारे हैं अमेरिकी समाजशास्त्री, ये दूसरे नंबर के हमारे अमेरिकी समाजशास्त्री जिन्हें आधुनिक अपराध शास्त्र का जनक माना जाता है। तो अपराध शास्त्र के जनक है लोम्ब्रोसो और आधुनिक अपराध शास्त्र के जनक है सदरलैंड। आधुनिक अपराध शास्त्र के जनक है सदरलैंड, जो कि अमेरिका के हैं। इन्होंने कहा कि इनकी 2 स्टेटमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनकी 2 स्टेटमेंट, तो वो हम देख लेते हैं। अपराध एक सीखा हुआ व्यवहार है, न कि जन्मजात। तो सदरलैंड महोदय ने कहा है कि अपराध एक सीखा हुआ व्यवहार है, न कि जन्मजात। कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता है, कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि उसे अपराध करना पड़ता है, या गलत संगति में आकर भी बहुत सारे लोग अपराधी बन जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अपराध एक सीखा हुआ व्यवहार है, न कि जन्मजात। और इनके सेकंड जो स्टेटमेंट है वो है अपराधी बनाए जाते हैं, पैदा नहीं होते हैं। अपराधी बनाए जाते हैं, पैदा नहीं होते हैं, इनकी सेकंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है सदरलैंड द्वारा अपराधी के प्रकार। तो सदरलैंड जो कि आधुनिक अपराध शास्त्र के जनक माने जाते हैं, इन्होंने अपराधी को कैसे वर्गीकृत किया है। तो इन्होंने अपराधी को कुल 2 भागों में वर्गीकृत किया है, निम्न वर्गीय अपराधी और श्वेत वसन या सफ़ेद पोश अपराध। तो निम्न वर्गीय अपराधी के अंतर्गत इन्होंने जो समाज में निचले वर्ग के लोग हैं, जैसे मजदूर, गरीब, इनके द्वारा जो अपराध किया जाता है उसको उन्होंने निम्न वर्गीय अपराध की श्रेणी में रखा है। और दूसरा है श्वेत वसन या सफ़ेद पोश अपराध।
तो इसमें उन्होंने, जैसे कई लोग अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, हम नॉर्मली भाषा में समझ सकते हैं, जैसे अगर हम कहीं जाते हैं और कोई बड़ा अफसर है, कोई काम करने के लिए हमसे घूस लेता है, तो वे सफ़ेद पोश अपराध के अंतर्गत आता है। तो ये सदरलैंड महोदय ने अपराधी को 2 वर्गों में बांटा है, निम्न वर्गीय अपराधी और श्वेत पोश या सफ़ेद पोश अपराधी, वाइट कॉलर क्रिमिनल। नेक्स्ट हमारे हैं हेज भी समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं। इन्होंने अपराधी को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। प्रथम अपराधी, आदतन अपराधी, आकस्मिक अपराधी और पेशेवर अपराधी। तो प्रथम अपराधी में उन्होंने जो पहली बार अपराध करते हैं उन्हें रखा है। आदतन अपराधी जैसे साइको या पागल अपराधी, लोम्ब्रोसो ने जिसे पागल अपराधी की श्रेणी में रखा है, हेज महोदय ने उसे आदतन अपराधी, कई लोगों के आदत में हो जाता है, फितूर हो जाता है कि और क्राइम करना उन्हें अच्छा नहीं लगने लगता है, तो उन्हें आदतन अपराधी की श्रेणी में रखा है। आकस्मिक अपराधी, कई लोग परिस्थितियाँ उनके विपरीत हो जाती हैं और उन्हें वो करने के लिए मजबूर कर देती है, तो उन्होंने आकस्मिक अपराधी की श्रेणी में रखा। और पेशेवर अपराधी, जो लोग क्राइम करने के लिए पैसे लेते हैं और अपने मतलब क्राइम में वो पेशेवर होते हैं, उन्हें पेशेवर अपराधी कहा जाता है। तो अपराधी के कारण संबंधी सिद्धांत। फ्रेंड्स, आगे के लेक्चर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए मिड टर्म और एंड टर्म, अगर आपका एग्ज़ाम सब्जेक्टिव हो रहा है तभी भी और ऑब्जेक्टिव हो रहा है तभी भी, ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।